नमस्कार साथियों, आज के करंट अफेयर्स में हम उन महत्वपूर्ण घटनाओं को समझेंगे जो यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस 2027 के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और काफी बार इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों में, तो अच्छे से देखेंगे। शुरू करते हैं अपने प्रश्न से। तो प्रश्न है हमारा कि हाल ही में सर्वम एआई द्वारा लॉन्च किया गया एपॉक बिल्डर एडिशन किस उद्देश्य से विकसित किया गया। क्वेश्चन है, ये चार विकल्प है। केवल मोबाइल ऐप विकसित करने के लिए, बड़े भाषा मॉडल बनाने, फाइनल ट्यून करने और तैनात करने के लिए, केवल साइबर सुरक्षा परीक्षण के लिए या फिर केवल क्लाउड स्टोरेज सेवा प्रदान करने के लिए। तो सर्व में भाई इसमें सही विकल्प हो जाएगा बड़े भाषा मॉडल बनाने, फाइन ट्यून करने और तैनात करने के लिए। क्योंकि एफॉक बिल्डर एडिशन एक ऐसा एआई प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से डेवलपर जो होते हैं और कंपनियां अपने बड़े भाषा मॉडल बना सकती हैं, मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल। इनके मुख्यतः काम होते हैं कि एलएलएम बनाना, फाइन ट्यून करना, डिप्लॉय करना, मतलब एलएलएम मतलब नया एआई मॉडल तैयार करना, फाइन ट्यून करना मतलब पहले से बने जो मॉडल को किसी खास भाषा या काम के लिए बेहतर बनाना, जैसे केवल हिंदी कानूनी दस्तावेज या मेडिकल जानकारी के लिए प्रशिक्षित करना। तीसरा है डिप्लॉय करना। डिप्लॉय मतलब तैयार मॉडल को जो होते हैं ये वेबसाइट, मोबाइल ऐप या चैटबॉट किसी अन्य सेवा में उपयोग के लिए उपलब्ध कराना होता है। ठीक है। और सर्वर एआई की बात करें तो ये मुख्य उद्देश्य होते हैं कि भारतीय भाषाओं जैसे हिंदी, तमिल, कन्नड़, मराठी और बांग्ला आदि जैसे भाषा में एआई को अधिक सक्षम बनाना, ताकि लोग अपनी मातृभाषा में भी एआई का आसानी से उपयोग कर सके। ये कुछ उद्देश्य है सर्वम एआई के। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंतरिक्ष यानों की नियोजित पुनः प्रवेश के लिए नया नियामकीय ढांचा किस संस्था द्वारा जारी किया गया। वही हाल ही में चल रही है, तो चार विकल्प है इसरो, डीआरडीओ, इन स्पेस या फिर एनएसआईएल के द्वारा। तो ये हुआ इन स्पेक, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। ये इसका फुल नेम है इन स्पेक का, जो कि भारत में निजी कंपनियों की अंतरिक्ष गतिविधियों को अनुमति देने और उनकी निगरानी करने वाली एक सरकारी संस्था है। यह डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत कार्य करती है, ध्यान देंगे। और जो कि अभी हाल ही में इन स्पेस ने प्लान री एंट्री मतलब नियोजित पुनः प्रवेश के लिए नए नियम जारी किए हैं। देखा जाए तो प्लान री एंट्री का मतलब होता है कि जब कोई उपग्रह या अंतरिक्ष यान अपना मिशन पूरा कर लेता है तो उसे योजना बनाकर सुरक्षित तरीके से पृथ्वी के वायुमंडल में वापस लाया जाता है, ताकि वह नियंत्रित ढंग से नष्ट हो जाए या फिर तय स्थान गिरे। अब क्या है कि अब यदि कोई भारतीय कंपनी ऐसा मिशन करना चाहती है तो उसे पहले इन स्पेस से अनुमति लेना अनिवार्य होगा, और इसका उद्देश्य होगा कि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, अंतरिक्ष मलबे को नियंत्रित करना और निजी अंतरिक्ष गतिविधियों को सुरक्षित एवं जिम्मेदार बनाना। ये कुछ पॉइंट थे इन स्पेस से। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि गैर राजस्व जल से क्या अभिप्राय है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चार विकल्प दिए इसमें, वर्षा का बहता जल, बिल से पहले नष्ट हुआ उपचारित जल, भूजल का रिसाव या फिर औद्योगिक जल। सही विकल्प हो जाएगा यहां से बिल से पहले नष्ट हुआ उपचारित जल, क्योंकि नॉन रिवेन्यू वाटर इसका फुल नेम है एनआरडब्ल्यू का। ये शुद्ध पानी होता है जिसे नगर निगम या जल आपूर्ति विभागों लोगों तक पहुंचाने के लिए पाइपलाइन पे भेजा जाता है। लेकिन यह पानी का रिसाव पाइप फटने या अवैध कनेक्शन, खराब मीटर या फिर बिना बिल वाले उपयोग के कारण जो उपभोक्ताओं तक पहुंचने से पहले ही नष्ट हो जाता है या उसका बिल नहीं बन पाता। ठीक है। और इनके कुछ मुख्य कारण भी होते हैं, जैसे पुरानी या टूटी हुई पाइपलाइन से पानी का रिसाव करना, अवैध जल कनेक्शन करना, खराब या गलत मीटर रीडिंग, बिना बिल के सार्वजनिक जल का उपयोग करना। इनसे कुछ नुकसान भी होते हैं। अब नगर निगम की आय कम हो जाती है, नई पाइपलाइन और जल परियोजनाओं पर खर्च करना कठिन हो जाता है। ये कुछ इनसे
नुकसान भी है एनआरएफ से। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी स्ट्रेटेजिक रोड मैप फॉर मेकिंग आयुर्वेदा ग्लोबल का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल आयुर्वेदिक दवाओं का निर्यात बढ़ाना, या फिर आयुर्वेद को वैश्विक स्वास्थ्य प्रणाली में स्थापित करना, या केवल नए आयुर्वेद कॉलेज खोलना, या आयुर्वेद को केवल भारत तक सीमित रखना? तो अभी हाल ही की बात है, नीति आयोग द्वारा जारी की गई ये स्ट्रेटेजिक रोड मैप फॉर मेकिंग आयुर्वेदा ग्लोबल का मुख्य उद्देश्य बताया गया कि आयुर्वेद को वैश्विक स्वास्थ्य प्रणाली में स्थापित करना। ये रिपोर्ट इसलिए भी जारी की है ताकि आयुर्वेद को केवल भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति तक सीमित न रखकर दुनिया भर में एक वैज्ञानिक, विश्वसनीय और मान्यता प्राप्त चिकित्सा प्रणाली के रूप में स्थापित किया जा सके, जिसमें इस रोड मैप में 2025 से 2047 तक की चरणबद्ध कार्य योजना दी गई है। इसका उद्देश्य है कि आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर वही पहचान मिले जैसे आज ट्रेडिशनल चेंज मेडिसिन, जिसे शॉर्ट में टीसीएम बोलते हैं, इसको प्राप्त है। इसके कुछ महत्वपूर्ण कदम भी सुझाए गए हैं, जैसे आयुर्वेद पर वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना, विभिन्न देशों में आयुर्वेद की मान्यता बढ़ाना, आयुर्वेद चिकित्सकों के लिए मानकीकृत प्रशिक्षण और प्रमाणन की व्यवस्था करना, WHO जीएमपी ग्लोबल आयुर्वेदा रजिस्टर, इसे शॉर्ट में जेआर बोलते हैं, और आयुष विसा जैसे पहलों को आगे बढ़ाना, आयुर्वेद को अधिक से अधिक देशों की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली में शामिल कराने का प्रयास करना। ये कुछ इनके महत्वपूर्ण कदम जो कि अभी सुझाए गए हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष दूरबीन के आंकड़ों के आधार पर एंड्रोमेडा आकाशगंगा में नए तारों के निर्माण की गति में कमी का पता चला? एंड्रोमेडा की बात करें तो ये हमारी मिल्की वे की सबसे निकटवर्ती बड़ी आकाशगंगा है, जिसका अध्ययन इसलिए भी वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद करता है कि भविष्य में हमारी अपनी आकाशगंगा में भी किस प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं। 4 विकल्प दिए इसमें: जेम्स वेब टेलीस्कोप, हबल स्पेस टेलीस्कोप, चंद्रा ऑब्जर्वेटरी, या फिर कैप्लर टेलीस्कोप। सही विकल्प हो जाएगा हबल स्पेस टेलीस्कोप, क्योंकि हाल ही में वैज्ञानिकों ने हबल स्पेस टेलीस्कोप से प्राप्त आंकड़ों का अध्ययन किया और इस अध्ययन में पता चला कि एंड्रोमेडा आकाशगंगा में पिछले लगभग 50 करोड़ वर्षों से नए तारों के बनने की गति लगातार कम हुई है। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? सीवी रमन के, पीसी महालनोबिस के, होमी या फिर विक्रम साराभाई? सही विकल्प को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। उम्मीद है कि आज के सभी टॉपिक्स अच्छे से समझ आए होंगे। अब इन्हें एक बार स्वयं फिर से देखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।